प्रिय विद्यार्थियों, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी श्रृंखला में हमने पृथ्वी की तीनों आंतरिक परतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इन तीनों परतों का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने बीच में एक शब्द सुना था, मोह असंबंधता। यह असंबंधता क्या होती है और इस प्रकार की क्या और भी असंबंधताएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस व्याख्यान के अंतिम पार्ट 6 में। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थों से निर्मित है। संपूर्ण पृथ्वी का आंतरिक भाग एक ही प्रकार की चट्टानों से निर्मित नहीं है, इसीलिए उसमें परतें पाई जाती हैं। इनमें से जो प्रत्येक पदार्थ है उसकी अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उनका तापमान, जैसे कि उनका घनत्व, जैसे कि उनका गलनांक बिंदु। ये सब विशेषताएं हर खनिज की अलग अलग होती हैं कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं और ये जो परतें हैं वो एक दूसरे से एक संक्रमण के क्षेत्र के द्वारा अलग होती हैं। इन परतों के जो संक्रमण के क्षेत्र है उन्हें हम भूकंपीय आधार पर अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब भूकंप की लहरें एक माध्यम से या एक घनत्व से दूसरे घनत्व में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति में, उनके दिशा में भी कई बार परिवर्तन दृष्टिगत होता है। तो वैज्ञानिकों ने सिस्मोग्राफ के ऊपर अंकित होती है तो उस आधार पर यह माना कि संपूर्ण पृथ्वी जो है उसमें अलग अलग परतें पाई जाती हैं और ये परतें जहाँ एक दूसरे से अलग होती हैं वहाँ ये भूकंपीय तरंगे जो हैं वो अपना अलग प्रकार का व्यवहार दिखाती हैं। तो ये जो संक्रमण के क्षेत्र हैं यह कहलाते हैं डिसकंटिन्यूटीज। हिंदी में इन्हें असंगति, विसंगति या असंबंधता के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान इन सभी विसंगतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 5 विसंगतियां दृष्टिगत हुई हैं और ये पांचों विसंगतियां अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजी हैं जो कि भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर निर्मित है। हम पृथ्वी की सतह से लेकर उसके केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, यानी सबसे पहले हम पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो डिसकंटिन्यूटी विद्यमान है उसके बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो परतें हैं उनके बीच में जो असंबंधताएं पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो असंबंधता है उसे हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कोनार्ड असंबंधता के रूप में जानते हैं और यह कोनार्ड असंबंधता ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। कोनार्ड असंबंधता का नाम भूकंप विज्ञानी विक्टर कोनार्ड के नाम पर पड़ा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। इन्होंने ये कहा था कि अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक बॉर्डर है जहां भूकंपीय लहरों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए इनके बीच में कोई ऐसा संक्रमण का क्षेत्र है जहां कुछ न कुछ संरचना में परिवर्तन आता है। ये जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है ये महाद्वीपीय भागों में 15 से 20 किलोमीटर की गहराई पर देखने को मिलती है। हालांकि महासागरीय क्षेत्रों में इसकी अनुपस्थिति पाई जाती है, वहाँ ये दृष्टिगत नहीं होती है। इस डायग्राम में यदि हम देखें तो ये जो अपर क्रस्ट का पार्ट है जो कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र है इसमें, और ये जो लोअर क्रस्ट ये भी महाद्वीपीय हिस्से में ही है, क्योंकि महाद्वीपीय हिस्सों में जो है वो क्रस्ट काफ़ी मोटी होती है जबकि महासागरीय हिस्सों के अंदर क्रस्ट जो है वो बहुत ही पतली होती है। तो ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का ये जो हिस्सा है जहाँ भूकंपीय लहरों में परिवर्तन देखने को मिलता है यह कहलाती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब हम दूसरी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो वह है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, जिसका हम नाम बार बार सुनते हैं, और वह मोहरविक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और मध्यवर्ती परत के बीच में विद्यमान है। इस डायग्राम में यदि हम देखें तो यहाँ हमें ये मोहर डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है क्योंकि ये मेंटल वाली परत है और ये यहाँ पर जो है यहाँ क्रस्ट समाप्त हो जाती है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्रों के नीचे पाई जाती है, महासागरों में नहीं पाई जाती है, लेकिन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, जबकि मोहर डिसकंटिन्यूटी पूरी क्रस्ट के समाप्त होने पर और मेंटल परत के प्रारंभ होने पर यहाँ पाई जाती है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। मोहर डिसकंटिन्यूटी जो है वह पृथ्वी की
क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री बनाती है, जहां भूकंपीय लहरों की गति में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। यह माना जाता है कि मोहर डिस्कंटिन्यूटी की जो गहराई है वह सागरीय भागों में, महासागरीय भागों में 8 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय सतहों के नीचे इसकी गहराई 30 किलोमीटर भी मानी जाती है। दूसरा कारण यह है, क्रस्ट और मेंटल इन दोनों की जो चट्टानी संरचना है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन पाया जाता है। ऊपरी क्रस्ट में फेल्सपार की बहुत अधिकता पाई जाती है, जबकि मेंटल वाले भाग में फेल्सपार बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसलिए उन चट्टानों का व्यवहार अलग अलग है और वहाँ भूकंपीय लहरों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरी डिस्कंटिन्यूटी है जिसे कहते हैं रैपिडी असंबद्धता। रैपिडी असंबद्धता जो है वह आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में पाई जाती है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ भूकंपीय लहरों में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहाँ भूकंपीय लहरें अचानक धीमी पड़ जाती हैं, इसलिए यह असंबद्धता का क्षेत्र है। इस जोन को लो वेलोसिटी की जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय लहरों की जो गति है वो धीमी हो जाती है। अपर व लोअर मेंटल के बीच की डिस्कंटिन्यूटी को कहते हैं रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कोर और मेंटल इन दोनों की सीमा पर पाई जाती है। जैसे ही लोअर मेंटल खत्म होता है, जैसे ही उसकी सीमा समाप्त होती है, वहाँ अचानक से पी वेव जो है वह बहुत अधिक मात्रा में उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाती है। ये जो अचानक से परिवर्तन आता है वह परिवर्तन आता है घनत्व के कारण, यानी मेंटल की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व और कोर की जो चट्टानें हैं उनके घनत्व में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ भूकंपीय तरंगें अचानक से अपनी गति में वृद्धि दिखाती हैं। इसलिए यहाँ पर इस असंबद्धता का निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम जो है वो विचार्ट गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी भी इसको कहते हैं, क्योंकि गुटेनबर्ग और विचार्ट दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। अंतिम जो डिस्कंटिन्यूटी है उसे कहते हैं लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, जो कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है। आउटर कोर और इनर कोर, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों अलग अलग अवस्थाओं वाले हैं। आउटर कोर ये माना जाता है कि तरल अवस्था वाला है, जबकि इनर कोर ठोस अवस्था वाला है। पी वेव और एस वेव की जो वेग है उसमें बहुत अधिक चेंज होता है, तीव्रता के साथ जो चेंज होता है वह सिस्मोलॉजिस्ट जो है वो लेहमान द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले इंग लेहमान के द्वारा इस चीज़ को जाना गया था, इसलिए इनके नाम पर ही इसे लेहमान डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ये डिस्कंटिन्यूटी भी अधिकांशतः महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है, महासागरों के नीचे ये डिस्कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है। ये जो डायग्राम है इसमें हम देखें तो सबसे पहले डिस्कंटिन्यूटी जो है नंबर 1 वह है कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, जो कि यहाँ महासागरीय भाग के अंदर नहीं पाई जाती। ये यहाँ पर महाद्वीपीय हिस्से में पाई जाती है, जहाँ अपर और लोअर क्रस्ट पाई जाती हैं। दूसरी, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे कहते हैं मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी। तीसरी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, विसंगति पाई जाती है, उसे कहते हैं रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल परत और कोर परत के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे कहते हैं लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। ये आपने इसके अंदर से केवल मोहरविक और गुटेनबर्ग का नाम अभी तक सुना है। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, जिनमें डिस्कंटिन्यूटी भी हम शामिल कर लेते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि सबसे ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो पाई जाती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ही साथ साथ पाई जाती है ओशनिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये जो अल्फ़ाबेट है ये बता रहे हैं डिस्कंटिन्यूटीज़ को, जो कि बड़ी बड़ी डिस्कंटिन्यूटीज़ है जिसके बारे में हम नॉर्मली सुनते हैं। तो ए यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है वो है मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी। मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी के बाद में आती है परत अपर मेंटल, उसके बाद में आती है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बाद में जहाँ कोर और मेंटल की बाउंड्री आती है वहाँ हमने देखा है कि क्या लिखा है बी अल्फ़ाबेट। बी अल्फ़ाबेट का मतलब है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, जो कि कोर और मेंटल की बाउंड्री बनाती है।
उसके बाद में 5वें नंबर पे आती है आउटर कोर, और आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों के बीच में भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि इन दोनों कोर की जो अवस्था है वो अलग अलग है। आउटर कोर माना जाता है तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर माना जाता है ठोस अवस्था में है। तो ये जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो बाउंड्री है वह कहलाती है लेहमान बुलेन डिस्कॉन्टिन्यूटी। एक वैज्ञानिक का नाम और जुड़ा है इसके साथ, इनर कोर की बाउंड्री भी कहलाती है ये। तो उसके बाद में छठे और अंतिम रूप में आता है इनर कोर, जो कि ठोस अवस्था में है। इनकी गहराइयाँ इस तरफ दी हुई हैं। तो कुल मिलाकर यह पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक संरचना का एक व्यू है, जिसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो इस प्रकार से होती होगी।